दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। सोचिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत को मलक्का जलडमरू मध्य के पास सुपर पावर बना सकता है, लेकिन उसी प्रोजेक्ट के लिए लाखों साल पुराने जंगल, करोड़ों जीव जंतु और एक पूरी जनजाति का अस्तित्व दांव पर लगा दिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या इसके लिए नक्शे तक बदल दिए गए हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या ये भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है, या आने वाले समय में ये सबसे बड़ी पर्यावरणीय तबाही हो सकती है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वर्तमान में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना यानी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यह लगभग 72,000 करोड़ से 92,000 करोड़ की लागत वाली एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है। लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के रणनीतिक और आर्थिक लाभों के बावजूद भी यह कई गंभीर नुकसानों और खतरों की ओर इशारा करता है। जहां नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य द्वीप को एक प्रमुख आर्थिक और स्ट्रैटेजिक हब बनवाना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी कि ICTT, गल्थिया खाड़ी में एक विशाल गहरे समुद्र का बंदरगाह जो वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होगा। वह ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए एक अत्याधुनिक हवाई अड्डा होगा, और पावर प्लांट द्वीप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। इसके अलावा न्यू स्मार्ट सिटी यानी कि एक मॉडर्न सिटी का डेवलपमेंट होगा। वह इसके साथ ही अन्य सक्रिय प्रोजेक्ट्स भी यहां पर होंगे, जिसमें लिटिल अंडमान विकास योजना के तहत लिटिल अंडमान द्वीप के एक बड़े हिस्से को पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए विकसित करने का प्रस्ताव है। वह साथ ही अंडर वाटर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास, जिसमें प्रशासन द्वारा स्वराज द्वीप हेवलॉक पर डाइविंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बड़े आयोजनों की तैयारी भी की जा रही है। और साथ में INS वेलवेस, जिसमें नॉर्दर्न अंडमान में मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यू नवल बेस और एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही है। और इसका रणनीतिक महत्व यहाँ यह है कि यह मलक्का जलडमरू मध्य के पास भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक क्षमता को कई गुना बढ़ा के रख देगा। जहां चाइना सीपक और BRI के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश किए जा रहा है और बॉर्डर एरियाज में अपने विलेजेस को बसाए जा रहा है, वो भी वेल फैसिलिटीज के तहत ये सब कर रहा है। चाहे वो अरुणाचल वाला बॉर्डर हो, या हो लद्दाख लेक वाला इलाका हो, या हो अक्साई चीन हो, लेकिन भारत सरकार का इस ओर अभी तक पूरी तरह से ध्यान नहीं गया है, क्योंकि वो भारत के बिजनेसमैन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट नजर ही नहीं आता है, और सत्ताधारी पार्टी को वहां के लिए कॉरपोरेट फंड नहीं मिला करता है, जिससे वो चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च कर सके। जहां मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है, जिसे अक्सर मलक्का दुविधा यानी कि मलक्का डिलेमा के रूप में जाना जाता है। जहां चाइना का लगभग 2/3 लगभग 60 से लेकर 65% से यह अधिक कुल समुद्री व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य से ही होकर गुजरा करता है। वह चाइना के कच्चे तेल के आयात का लगभग 80% से अधिक हिस्सा इसी रास्ते से आया करता है, और चीन का लगभग 70 से लेकर 75% ऊर्जा आयात मलक्का के माध्यम से होता है। यह जलमार्ग हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन को दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी से जोड़ा करता है, और यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक हुआ करता है, जिसमें से कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 22 से लेकर 30% हिस्सा गुजरता है। लेकिन भारत के ग्रेट निकोबार से इसकी दूरी मात्र 150 किलोमीटर हुआ करती है। इस मार्ग पर अत्यधिक निर्भरता के कारण चाइना इसे अपनी एक्लिज हील यानी कि कमजोरी माना करता है, क्योंकि संघर्ष की स्थिति में इसे आसानी से बंद किया जा सकता है। ग्रेट निकोबार परियोजना जैसी नीतियां इस क्षेत्र में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को भारत द्वारा
संतुलित करने के प्रयासों का हिस्सा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने फरवरी 2026 में प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी बरकरार रखी हुई है, यह कहते हुए कि यह देश की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बशर्ते सरकार सभी बचाव उपायों का सख्ती से पालन करे। पिछले 2 सालों में अंडमान और निकोबार के नक्शों मैप में कागजी और प्रशासनिक स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2 साल पहले अलग मैप हुआ करता था और अब अलग है। अब यह कई बड़े विवादों और प्रोजेक्ट अपडेट से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव ग्रेट निकोबार के आधिकारिक नक्शों में देखा गया है। 2020 और 21 के मैप इन नक्शों में गलथिया खाड़ी के तट पर घनी मूंगा चट्टानें दिखाई गई थी। नए सरकारी नक्शों में ये कोरल रीफ या तो गायब कर दी गई हैं या उन्हें समुद्र के बीच में शिफ्ट कर दिया गया है। पर्यावरणविदों का यह आरोप है कि सरकार ने पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ करने के लिए ये जानबूझकर नक्शे में बदलाव यानी कि मैनिपुलेशन किया गया है ताकि पर्यावरणीय मंजूरी यहां पर आसानी से मिल सके। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने द्वीप के नक्शे में जोनिंग बदली है। लगभग 73 वर्ग किलोमीटर जनजाति आरक्षित भूमि शोम्पेन निकोबार से रिजर्व को प्रोजेक्ट के लिए नक्शे से बाहर कर दिया गया है। इसके बदले में कहीं और 76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित घोषित नक्शे में जोड़ दिया गया है। इससे द्वीप का इंटरनल मैप पूरी तरह से बदल गया है। अगस्त 2024 और 2025 में नए ड्राफ्ट कोस्टल लैंड यूज मैप्स जारी किए गए हैं। पहले जिन तटीय क्षेत्रों में किसी भी निर्माण की मनाही हुआ करती थी, नए नक्शों में उन्हें सामरिक महत्व यानी कि स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के तहत निर्माण के लिए योग्य दिखाया गया है। राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर से बदलकर श्री विजयपुरम किए जाने के बाद अब सभी नए आधिकारिक नक्शों पर यही नाम दर्ज है। पूरे अंडमान क्षेत्र को नए भूकंपीय जोनिंग मैप में अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में फिर से यहां पर परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के होने वाले नुकसान की। लॉन्ग टर्म में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के परिणाम काफी गहरे और स्थायी हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दशकों में हमें ये बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। स्वतंत्र पर्यावरणविदों और पारिस्थितिकीविदों यानी कि इकोलॉजिस्ट्स का तर्क यहाँ पर यह है कि यहाँ के जंगल बहुत घने हुआ करते हैं और यहाँ के वर्षा वनों का घनत्व बहुत अधिक हुआ करता है। यदि प्रति हेक्टेयर पेड़ों की संख्या को आधार माना जाए तो इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों यानी कि रेन फॉरेस्ट को काटा जाएगा। उनके अनुसार यह संख्या यहाँ पर 65 लाख से लेकर 1 करोड़ पेड़ों तक पहुंच सकती है, लेकिन सरकार के अनुसार ये लगभग 130 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का यहाँ पर उपयोग होगा, जिसमें अधिकतम 7.11 लाख से 9.64 लाख पेड़ काटे जाएंगे। यह दुनिया के सबसे पुराने उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में से एक हुआ करते हैं। इसकी कटाई से स्थानीय वर्षा चक्र और ऑक्सीजन के स्तर पर बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ के कई पेड़ और जीव दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। जंगल कटने से उनकी पूरी पीढ़ी विलुप्त हो सकती है, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। अंडमान और निकोबार में वनों की कटाई के आंकड़े 2 अलग अलग नजरियों से देखे जा सकते हैं, एक ऐतिहासिक नुकसान और आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स का अनुमानित प्रभाव। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2025 के बीच अंडमान और निकोबार ने लगभग 19,000 हेक्टेयर वृक्ष आवरण को खो दिया है। इसमें से लगभग 6200 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन जिसे हम ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट कहा कहते हैं जो द्वीप के सबसे पुराने और घने जंगल माने जाते हैं। यह 2000 के बाद से द्वीप के कुल वृक्ष आवरण क्षेत्र में लगभग 3% की कमी को दर्शाता है। ताजा अपडेट के अनुसार अप्रैल मई 2026 की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोजेक्ट के लिए जमीनी स्तर पर वनों की कटाई के शुरुआती चरण और इन्वेंट्री यानी कि पेड़ों की गिनती का काम चल रहा है। आंकड़ों के हिसाब से 2001 से अब तक
कुल 3% से 3.5% के आसपास ही नुकसान हुआ है। लेकिन पर्यावरण के नजरिए से इस छोटे प्रतिशत के पीछे की हकीकत काफी गंभीर है। आखिर यह 3% इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये आम जंगल नहीं है, ये लाखों साल पुराने घने वर्षावन है। इनका 1% हिस्सा भी कटना पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगाड़ सकता है। शोम्पेन और निकोबारी जैसे स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और उनके निवास स्थान पर प्रभाव को लेकर बहस चल रही है। यह द्वीप शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का पुश्तैनी घर हुआ करता है। शोम्पेन एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है जिसे हम पीबीटीजी कहते हैं, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल बहुत कम संपर्क रखा करते हैं। प्रोजेक्ट के कारण बाहरी लोगों की भारी आबादी आने से उनके संस्कृति और अस्तित्व को खतरा हो सकता है। शोम्पेन और निकोबारी समुदायों की जीवन शैली पूरी तरह जंगलों पर निर्भर हुआ करती है। लंबे समय में बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप से उनकी पारंपरिक भाषा, ज्ञान और जीने का तरीका खत्म भी हो सकता है। बाहरी लोगों के संपर्क में आने से इन आदिवासियों में ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं जिनसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उनमें नहीं हो सकती है। प्रोजेक्ट के कारण लाखों बाहरी लोग वहां पर बसेंगे। इससे स्थानीय मूल निवासियों की पहचान और संसाधनों पर उनका अधिकार स्थायी रूप से कम हो जाएगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से समुद्री जीवों को होने वाला नुकसान सबसे अधिक यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ जीवों का घर हुआ करता है। ग्रेट निकोबार कई एंडेमिक केवल वहीं पाए जाने वाले प्रजातियों का घर हुआ करता है। ग्रेट निकोबार की गलथिया खाड़ी दुनिया में लेदरबैक कछुओं के अंडे देने के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक हुआ करता है। गलथिया खाड़ी इन कछुओं का प्रमुख प्रजनन स्थल है। यहाँ बनने वाला विशाल बंदरगाह कछुओं के इस प्राकृतिक प्रजनन स्थल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। कछुए रोशनी और शोर के प्रति बहुत संवेदनशील हुआ करते हैं, जिससे वे यहाँ आना बंद कर सकते हैं। बंदरगाह बनने से इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। बंदरगाह बनाने के लिए समुद्र के तल को गहरा किया जाएगा, समुद्र की खुदाई की जाएगी और खुदाई से इससे समुद्र के नीचे की मिट्टी उड़ेगी जो मूंगा चट्टानों पर जम सकती है, जिससे वे दम घुटने के कारण मर भी सकती हैं। सरकार ने कुछ कोरल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना को बनाया हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक इसे बहुत जोखिम भरा माना करते हैं। वैज्ञानिक इसे सफल नहीं माना करते हैं, क्योंकि कोरल के बचने की दर बहुत कम हुआ करती है। जहाजों की आवाजाही से होने वाला तेल रिसाव और शोर समुद्री जीवों के लिए घातक भी हो सकता है। डोंगोंग इसे समुद्री गाय भी कहा करते हैं, जय गौ माता की, और यह भारत में लुप्त प्राय है। प्रोजेक्ट वाले क्षेत्र में इनके पाए जाने की संभावना है। समुद्र में निर्माण और जहाजों की आवाजाही से इनके घास के मैदान नष्ट हो सकते हैं। विशाल जहाजों के इंजन और निर्माण कार्य से पैदा होने वाला शोर डॉल्फिन और व्हेल जैसे जीवों के संचार और नेविगेशन को ये बाधित भी कर सकता है। निकोबार मेगापोड यह एक दुर्लभ पक्षी हुआ करती है। यह पक्षी केवल इसी द्वीप पर पाई जाती है, जो समुद्र के किनारे के जंगलों में अपने टीले यानी कि मॉन्स बनाया करते हैं। बंदरगाह और टाउनशिप के निर्माण से इसके रहने और अंडे देने के प्राकृतिक आवास पूरी तरह से नष्ट भी हो सकते हैं। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिनका प्राकृतिक आवास इस प्रोजेक्ट के कारण प्रभावित भी हो सकता है। ग्रेट निकोबार एक अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित हुआ करता है। यहाँ भूगर्भीय रूप से यह अस्थिर है। 2004 की सुनामी के दौरान यह द्वीप लगभग 15 फीट नीचे धंस गया था। तब जमीन धंसने से समुद्र का भूगोल ही बदल गया था और विशेषज्ञों का यह मानना है कि यहाँ भारी कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भविष्य में या लंबे समय में बड़े
भूकंप या सुनामी की भेंट ये चढ़ सकता है और बड़ी जान माल की हानि का कारण भी बन सकता है। पेड़ों की कमी और कंक्रीट के बढ़ते इस्तेमाल से ग्लोबल वार्मिंग का असर द्वीप पर ज्यादा हो सकता है, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि होने पर द्वीप के डूबने का खतरा भी बढ़ सकता है। भले ही इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने एक बहुत बड़े बजट की योजना को बनाया हुआ है, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट में लगने वाला पैसा केवल यहाँ पर सरकार का नहीं होगा, इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जिसे हम पीपीपी मॉडल कहते हैं, जिसमें सरकारी निवेश के साथ निजी कंपनीज का पैसा भी यहां पर शामिल होगा। अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTT को बनाने और चलाने के लिए अपनी रुचि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा दिया है। प्रोजेक्ट के केवल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वाले हिस्से की लागत लगभग 36,000 से लेकर 44,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। हालांकि अभी तक किसी एक कंपनी को यह ठेका कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नहीं दिया गया है। इसमें प्राइवेट पार्टनर को पोर्ट चलाने के लिए अपनी पूंजी लगानी होगी, लेकिन कुल 75,000 करोड़ से 92,000 करोड़ के बजट में से अडानी का हिस्सा यहां पर तभी तय होगा जब वे यहां पर टेंडर जीतेंगे। अडानी पोर्ट्स APS-EZ उन 11 कंपनियों में से एक है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी को दिखाया हुआ है। इसमें JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, L&T और RVNL जैसी अन्य बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं। मई 2026 तक की जानकारी के अकॉर्डिंग सरकार टेंडर प्रक्रिया को यहां पर अंतिम रूप दे रही है। अडानी ग्रुप को अभी तक आधिकारिक तौर पर यह प्रोजेक्ट नहीं सौंपा गया है, लेकिन वे इस रेस में सबसे प्रमुख दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। प्रस्ताव के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट चलाने वाली प्राइवेट कंपनी के पास 55% हिस्सेदारी यानी कि इक्विटी होगी, जबकि बाकी हिस्सा सरकारी पोर्ट्स के पास यहां पर रहेगा। सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी कि VGF का भी उपयोग यहां पर कर सकती है, जिससे निर्माण के वित्तीय जोखिम को यहां पर कम किया जा सके। पहला चरण लगभग 18,000 करोड़ की लागत से पूरा होना बताया गया है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर को बड़ा हिस्सा लगाना पड़ सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले पावर प्लांट में मुख्य रूप से सरकारी पैसा और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी कि PSU का निवेश लगने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए 450 MVA मेगावोल्ट एम्पियर का गैस और सौर हाइब्रिड पावर प्लांट सरकारी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। यह मुख्य रूप से एक सरकारी पहल है। NTPC की सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम इसके कार्यान्वयन में शामिल है। इस प्लांट के लिए गैस LNG की आपूर्ति देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL द्वारा की जाने वाली है, ऐसा बताया गया रिपोर्ट्स में। शुरुआती अनुमानों के अनुसार केवल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट अंडमान और निकोबार के रणनीतिक और सैन्य महत्व यानी कि डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का नियंत्रण सरकार ने अपने पास NTPC के माध्यम से रखा हुआ है। हालांकि पोर्ट, बंदरगाह जैसे व्यावसायिक हिस्सों में प्राइवेट कंपनी जैसे कि अडानी या JSW के शामिल होने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन पावर प्लांट वर्तमान में सरकारी कंपनी के ही दायरे में है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विकास मुख्य रूप से सरकारी निगरानी में ही होगा, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी यहां पर सबसे बड़ी भागीदारी है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हाथों में है। यह अंडमान प्रशासन की एक सरकारी कंपनी है और टाउनशिप की योजना बनाना, जमीन का आवंटन करना और बुनियादी सुविधाओं की रूपरेखा को तैयार करना इसी सरकारी संस्था का काम है। टाउनशिप
और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा पीपीपी मोड पर विकसित किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार जमीन यहाँ पर उपलब्ध कराएगी और सड़क, ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं यानी कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तैयार करने के लिए यहाँ पर पैसा भी लगाएगी। टाउनशिप के अंदर आवासीय सोसाइटीज हो गए, होटल्स हो गए, व्यावसायिक परिसर हो गए और अन्य मनोरंजन क्षेत्र बनाने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स और कंपनीज अपना यहाँ पर पैसा लगाएंगी। टाउनशिप और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल बजट में से यहाँ पर लगभग 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह आधुनिक शहर लगभग 160 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ होगा। वर्तमान में ग्रेट निकोबार की जनसंख्या जहां लगभग 8,000 हुआ करती है, लेकिन मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग 2055 तक यहां की आबादी बढ़कर 3.5 लाख से 6.5 लाख के बीच होने का अनुमान है। प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, निजी कंपनीज को जमीन देने के लिए सरकार सबसे सामान्य तरीका जमीन को यहां पर लंबी अवधि जैसे कि 99 साल के लिए लीज पर देना है। कंपनीज जमीन की मालिक यहां पर नहीं होंगी, बल्कि एक निश्चित समय के लिए उसका उपयोग कर सकेंगी। सरकार जमीन यहां पर उपलब्ध तो कराएगी और निजी कंपनीज उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि होटल बना सकेंगे, नए टाउनशिप बना सकेंगे और फिर चला भी सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों और कॉमर्शियल प्लॉट्स के लिए पारदर्शी तरीके से टेंडरों को निकाला जाएगा। जो कंपनी यहां पर सबसे अच्छी बोली लगाएगी उसे विकास का अधिकार मिल जाएगा। सभी निजी विकास कार्यों को अंडमान एंड निकोबार यानी कि रेरा नियमों का पालन यहां पर करना होगा, जिससे खरीदारों और निवेशकों के हितों की रक्षा यहां पर हो सके। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग टाउनशिप का लगभग 40.8% हिस्सा शहरीकरण के लिए यहां पर रखा गया है, जहां निजी घर और व्यावसायिक संपत्तियां भी बन सकेंगी। ग्रेट निकोबार परियोजना के कारण होने वाली संभावित वनों की कटाई वर्तमान में यहां पर सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अंडमान के जंगलों में कई जीव ऐसे हुआ करते हैं जो दुनिया में कहीं और मिलते ही नहीं है। अगर उस 3% हिस्से में ही उनकी पूरी आबादी रहती है तो उनके लिए यह 100% विनाश के बराबर ही है। तटीय इलाकों के जंगल और पेड़ कटने से मिट्टी समुद्र में बहती है, जिससे मूंगा चट्टानें मर सकती हैं। अभी तक का नुकसान धीरे धीरे यहां पर हुआ था, सड़कें, छोटे गांव आदि इत्यादि। लेकिन अब जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहां पर शुरू हो रहा है, यह प्रोजेक्ट एक साथ 130 वर्ग किलोमीटर जंगल को साफ करके रख देगा। पूरे अंडमान के लिए भले ही 2% लगे, लेकिन ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए यह एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूर होगा। भारत सरकार ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अंडमान और निकोबार की तटरेखा की लंबाई को अपडेट कर दिया है, जो अब 383.50 किलोमीटर दर्ज की गई है। यह डेटा भविष्य के समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए एक नया मास्टर प्लान और नक्शा भी तैयार किया गया है। द्वीप के लगभग 166 वर्ग किलोमीटर हिस्से को पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप के लिए अलग से चिन्हित यहां पर किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नए प्रोजेक्ट मैप्स में कोरल रीफ, मूंगा चट्टानों और जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति को लेकर यहां पर विवाद भी है, क्योंकि आलोचकों का यह कहना है कि नए नक्शों में पर्यावरण संबंधी डेटा में बदलाव कर दिया गया है। भौगोलिक रूप से द्वीप वहीं पर हैं, लेकिन पर्यावरणीय डेटा कोरल और जंगल और जमीन के उपयोग के स्तर पर नक्शे 2 साल पहले के मुकाबले काफी यहां पर अलग दिखा करते हैं। द्वीपों की स्थिति वही है, लेकिन कागजों और सरकारी रिकॉर्ड में नाम, सीमाओं का वर्गीकरण यानी कि जोनिंग और तटरेखा की माप को यहां पर अपडेट किया गया है। सरकार इस भारी राशि को निवेश इसलिए यहां पर कर रही है क्योंकि चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए मलक्का जलडमरू मध्य के पास भारत की सैन्य और समुद्री उपस्थिति मजबूत हुआ करेगी। यह बंदरगाह दुनिया के व्यस्ततम समुद्री रास्तों पर स्थित है, जिससे भारत को अरबों डॉलर की विदेशी राजस्व यहां पर मिल भी सकता है। निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों के
लोग अपनी आरक्षित जमीनों पर यहाँ पर रहेंगे। हालांकि प्रोजेक्ट के कारण उनके पारंपरिक क्षेत्र में बदलाव जरूर आ सकता है। सरकार का यह कहना है कि निकोबार में वर्षा वनों के होने वाले इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार हरियाणा राज्य या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेड़ लगाने प्रतिपूरक वनीकरण की योजना को बना रही है। लंबे समय में यह देखा गया है कि प्राकृतिक वर्षावन की जगह कृत्रिम रूप से लगाए गए पेड़ उस तरह की बारिश और ऑक्सीजन चक्र को बहाल ही नहीं कर पाते हैं। हालांकि विशेषज्ञ इसे पर्याप्त ही नहीं मानते हैं। विशेषज्ञों के यहाँ पर यह तर्क है कि मैदानी इलाकों के नए पेड़ निकोबार के लाखों साल पुराने पेड़ के अद्वितीय और विकसित इकोसिस्टम की भरपाई कभी भी पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा वन के पारिस्थितिकी तंत्र की बराबरी मैदानी इलाकों के नए पेड़ कभी भी नहीं कर सकते हैं। यह पर्यावरण के संतुलन को स्थायी रूप से बिगाड़ सकता है। लंबे समय में यह प्रोजेक्ट एक पारिस्थितिक आपदा यानी कि इकोलॉजिकल डिजास्टर में बदल सकता है, जहां आर्थिक लाभ तो हमें जरूर होगा, लेकिन हम एक ऐसी प्राकृतिक विरासत को खो देंगे जिसे पैसा देकर दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा। टाउनशिप की जमीन और योजना सरकार की यहाँ पर होगी, लेकिन उसके अंदर की इमारतें और सुविधाएं बनाने में निजी क्षेत्र जैसे कि रियल एस्टेट कंपनीज और होटल ग्रुप्स का पैसा यहाँ पर बड़े स्तर पर लगेगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अगर उपयोगी लगी या जानकारी सही लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स जरूर करें कि आप इस प्रोजेक्ट से सहमत हैं या नहीं है। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।